नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों वो चर्चा करने वाले हैं समास की। तो इससे पहले हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे समास की। इससे पहले हमने विशेषकर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के लगभग लगभग प्रमुख नियमों को कंप्लीट कर लिया है। आज की जो क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं समास। ठीक है, तो बात करते हैं समास। समास का भी यदि मैं आपसे पूछूं कि संधि क्या होगा तो बताएंगे आप। समास शब्द जो है सम प्लस आस से मिलकर बना है। सम प्लस आस कौन सी संधि हुई, अंत लगा हुआ है व्यंजन। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना या बैठाना। रखना या बैठाना। जब शब्दों को पास पास रखेंगे तो उससे एक नया शब्द बनेगा। शब्दों को पास पास रखने से उसमें हुए विकार से तो शब्दों को पास पास रखने से उसमें हुए विकार से नया शब्द बनता है। उसे समास कहते हैं। तो समास शब्द सम प्लस आस से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है पास रखना या बैठाना। तो जब शब्दों को हम पास पास रखेंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास रखेंगे तब एक नया शब्द बनता है। ठीक है दोस्तों, ये जो समास शब्द है इस समास का अर्थ होता है संक्षेप, बात को छोटा करना। ये जो समास शब्द है इसका विपरीत यानी कि विलोम व्यास होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से दो वर्णों के मेल को हम समास कहते हैं, वैसे ही या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। समास का अर्थ क्या, संक्षेप। समास का विपरीत क्या, व्यास। समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो। सम प्लस आस, अर्थ क्या होता है, शब्दों को पास रखना या बैठाना। ठीक है, इसकी एक अन्य परिभाषा भी हम लिख सकते हैं। समास में पहले शब्द को पूर्व पद, पहले शब्द को क्या कहते हैं, पूर्व पद, व दूसरे शब्द को पर पद। पर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, पर का अर्थ होता है, इसको हम यहाँ पर उत्तर ले लेते तो और अच्छा रहेगा। पर पद यानी दूसरा पद या उत्तर पद। तो समास में पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे शब्द को परपद या उत्तर पद कहते हैं। और यहां पे पद का जो अर्थ होता है वो भी शब्द ही होता है। तो समास में पहले शब्द को पूर्व पद व दूसरे शब्द को परपद या उत्तर पद कहते हैं। इसमें हुए या इसमें हुए परिवर्तन से जो नया शब्द बनता है
से हम समास कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि यदि यहां ध्यान देंगे आप कि पहला शब्द यानी पूर्व पद, दूसरा शब्द यानी उत्तर पद, दोनों पद मिलेंगे तो एक नया शब्द बनेगा, उसको हम कहेंगे समास या कहेंगे समस्त पद। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा पहला शब्द यानी कि पूर्व पद, दूसरा शब्द यानी कि उत्तर पद या कि दूसरा या पर, ये दोनों जब शब्द मिलेंगे, पहला शब्द और दूसरा शब्द, तो इससे बनेगा समास, जिसको हम बोलते हैं समस्त पद। और ये जो समस्त पद होगा इसका क्या होगा? विग्रह होगा। जैसे शब्द लेते हैं एक दो, मान लीजिए मैंने कहा, सबसे सरल शब्द है, ये प्रचलन में बहुत ज्यादा है, जैसे गंगा। तो गंगा पहला शब्द है, जल दूसरा शब्द है, और दोनों ही शब्द स्वतंत्र है। तो समस्त पद यानी कि एक नया शब्द क्या बन गया? गंगा जल। अब गंगा जल एक समास है जिसको हम समस्त पद कहेंगे, और ये समस्त पद का जब विग्रह करेंगे, इस समास का जब विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे इसे, तो बन जाएगा गंगा का जल। यानी कि ये क्या बता दिया? जब हमने यहां विग्रह किया तो यहां समास का हमने को नाम बताना पड़ेगा। ये संबंध बता रहा है तो संबंध तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उसका एक ये प्रमुख भेद है। ठीक, या फिर दूसरा लीजिए, मैंने कहा एक और दांत से बना दंत। तो एक दंत हो गया, एक स्वतंत्र शब्द है, दंत यानी दांत स्वतंत्र शब्द है, दो शब्द मिले तो एक नया शब्द बन गया, एक दंत। ठीक है, और विग्रह जब करेंगे तो एक है दंत यानी दांत, एक है दंत जिसका, ठीक है, किसका? तो यहां पे थर्ड पर्सन भगवान गणेश जी को हम कहते हैं। तो ये क्या हो गया? बहुब्री समास का उदाहरण है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि समास में दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। दो से अधिक कैसे? जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा जन, गण और मन, जनगण मन। अब चूंकि 3 शब्द है, अब पद तो 2 ही थे, तो क्या होता है? जन और गण को, तो जन पहला है, गण दूसरा है, फिर जब जन और गण जोड़ेंगे फिर गण और मन होगा, तो जन और गण और मन। ठीक है, तो यहां पे क्या है? नया शब्द में क्या हो गया? जन गण मन। अब ये 3 शब्दों का मेल है, तो जन गण मन, यहां पे क्या है? जन और गण और मन, और का प्रयोग करेंगे, और इतरेत्तर द्वंद्व का एक प्रकार है। ठीक है, द्वंद्व समास का एक प्रकार है इतरेत्तर द्वंद्व, या डायरेक्ट आप बोल सकते हो और लगाए तो फिर द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, तो समझाने का मूल कारण था कि पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है, दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। जब दो शब्द मिलते हैं तो उनसे एक नया शब्द बनता है, उस नए शब्द को ही हम समास कहते हैं, उस नए शब्द को ही हम समस्त पद कहते हैं। जब उस नए शब्द को पुनः हम तोड़ते हैं तो उस तोड़ने को विग्रह कहा जाता है, और विग्रह के बाद जो विग्रह किया जाता है उसमें कौन सा गुण है, उसका क्या नाम है, उसको हम बोलते हैं वहां पे समास का नाम। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके प्रकार की। तो अभी हमने देखा कि समास में शब्दों को पास पास रखने से उनमें विकार होगा, उनमें परिवर्तन आएगा, और वो जो परिवर्तन है वो एक नए शब्द का विकास करेगा, एक नए शब्द का निर्माण करेगा, उसे हम समास कहेंगे। फिर हमने कहा कि समास में पहला शब्द पूर्व पद कहलाएगा, दूसरा उत्तर पद कहलाएगा, दोनों मिलेंगे तो एक नया शब्द बनेगा।
ठीक है, यहां पे हमने पूर्व पद और उत्तर पद को समझने का, समस्त पद और समास को, कुछ विग्रह को समझने का प्रयास किया। अब इसका हम इसकी विस्तार से चर्चा करें, उससे पहले इसके प्रकारों को देख लीजिए आप। पहला जो समास है वो है अव्ययी पद, अव्ययी भाव समास, ये समास का पहला प्रकार है। दूसरा है द्विगु समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, और छठा तत्पुरुष समास। अब दोस्तों ये जो तत्पुरुष समास है इसके भी 6 भेद हैं, जिसकी चर्चा हम आगे जाके विस्तार से करेंगे। ठीक है, तो अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष, ये 6 समास के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अव्ययी भाव समास की। जिस समास का प्रथम पद प्रधान वह अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद प्रमुख हो और अव्यय का कार्य करे। अव्यय का मतलब जो वे ना हो, जैसे ये है वय, आ लगा दिया, आ हटा दीजिए, तो वय ना हो तो अव्यय। तो जिस समास का प्रथम पद प्रमुख होता है, प्रधान होता है, और वो कैसा कार्य करे, अव्यय का कार्य करे, प्रधान व अव्यय हो, वह दूसरा पद गौण हो, गौण बोले तो कम महत्वपूर्ण, गौण बोले तो कम महत्वपूर्ण, दूसरा पद गौण हो, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान देना परिभाषा पर, क्योंकि आजकल परिभाषाएं भी डायरेक्ट तो पूछता है और वो बताता है कि किसकी परिभाषा है, किसमें कौन सा पद प्रमुख होता है, कौन सा गौण होता है। ठीक है, परिभाषा भी हम पर ध्यान देना। साथ ही साथ जो आपका अपठित गद्यांश आएगा, उस अपठित गद्यांश में वो समास भी पूछ सकता है, उस पैराग्राफ से कोई सा भी शब्द उठाकर संधि पूछ सकता है, उपसर्ग पूछ सकता है, प्रत्यय पूछ सकता है। ठीक है, तो मूल रूप से जब पैराग्राफ परीक्षा में आते हैं तो आपको इस बात पर फोकस करना है कि मूल शब्द का भाव क्या है, मूल शब्द का अर्थ क्या, क्या वो विग्रह हो जाएगा, क्या वो विच्छेद हो जाएगा। तो जिस समास का प्रथम पद प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वह अव्यय हो, और दूसरा पद कम महत्वपूर्ण हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, कुछ उदाहरण बताता हूं आपको, उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सुन रखा होगा बेरोजगार। अब बेरोजगार में रोजगार क्या है, प्रमुख है, रोजगार क्या है, प्रमुख है, और बे बिना, रोजगार के बिना। तो दोस्तों ये के बिना गौण शब्द है, रोजगार प्रमुख शब्द है और इसका वे नहीं होगा। इसको मैं यदि ऐसा बना देता, रोजगार के बिना, या फिर बे को आगे ले लेता बिना रोजगार के। अब इस बिना रोजगार के शब्द में लिख रहा हूं
तब भी यहां रोजगार ही प्रमुख रहेगा, क्योंकि बिना का मतलब होता है रहित, खाली, कुछ नहीं। तो रोजगार के बिना, रोजगार प्रमुख शब्द है। जैसा आपने सुन रखा होगा सपरिवार, स मतलब साथ, परिवार के साथ, परिवार प्रमुख है। जैसे हम बोलते हैं ना के साथ बोले तो जैसे साबुन के साथ, साबुन के साथ शैम्पू मुफ्त मिलेगा, तो के साथ। प्रमुख क्या है? साबुन है, तो यहाँ प्रमुख क्या है? प्रमुख क्या है? परिवार। परिवार पहला पद है, प्रमुख भी। जैसे अतिथि नहीं तिथि, भाई अतिथि की कोई आने की तिथि थोड़ी है। या फिर मैं लिख दूं तिथि नहीं, तब भी तिथि प्रमुख रहेगा। भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर या पेट भर के, पेट प्रमुख है। मैंने कहा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो बेरोजगार, सपरिवार, अतिथि, भरपेट, यथाशक्ति में रोजगार, परिवार, तिथि, पेट और शक्ति प्रमुख है। और ये अव्यय है, इसका वे नहीं होगा। प्रमुख पद भी है, अव्यय का काम करेगा, साथ ही साथ के बिना, के साथ, नहीं, भरकर या भर के अनुसार, ये जो है गौण पद है। बहुत बार आपने सुन रखा होगा पल पल, द्वार द्वार, गली गली, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए आपके जो हिंदी फिल्में होती है ना, उन फिल्मों के गानों के टेक, जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, कुछ कुछ होता है। अब कुछ कुछ, अब शब्द एक है, रिपीट 2 बार हो रहा है, बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, इस योजक चिन्ह को देखकर है ना द्वंद्व समास लगा देते, जबकि उत्तर क्या है भाई, पुनरुक्ति पद है। और पुनरुक्ति पद जो है वो किसके उदाहरण होते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। पल पल यानी तुरंत, द्वार द्वार, हर द्वार, गली गली, हर गली, कुछ कुछ यानी थोड़ा, है ना। आपने शब्द सुन रखा होगा जरा जरा, गाना भी आया था ना, जरा जरा टच मी टच मी। तो यहां पे जो जरा है थोड़ा थोड़ा, यानी कि शब्द एक है, आवृत्ति 2 बार हुई, तो पुनरुक्ति पद भी किसके उदाहरण होते हैं? सारे के सारे अव्ययी भाव समास के होते हैं। आपने संख्या भी देखी होगी, जैसे वर्तमान में चलता है 20-20, 20-20 मैच है, खाओ ब्रिटानिया 50-50। तो 20-20 और 50-50 भले ही संख्या हो, लेकिन फिर भी उदाहरण अव्ययी भाव समास के, क्योंकि एक ही शब्द आवृत्ति 2 बार है। मैं हिंदी में लिखता 20 और 20, 50 और 50, लेकिन प्रचलन में 20-20 ज्यादा हो गया, ठीक है। ब्रिटानिया 50-50 हो गया। तो पुनरुक्ति पद भी किसके उदाहरण है? सभी अव्ययी भाव समास के। फिर देखो आवृत्ति पद, आवृत्ति पद में क्या होता है दोस्तों, 2 शब्द पास में आ जाते हैं, 2 शब्दों को बोलते समय उनकी आवृत्ति होती है। जैसे मैंने कहा रातों रात, रातों रात यानी कि रात ही रात में, रात ही रात में। भाई कोई सा भी काम करना है, रातों रात करना है, रात ही रात में करना है। रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, ठीक है। हाथों हाथ, कानों कान, बारंबार, फटाफट। बारंबार मतलब बार बार, कानों कान, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, यानी कि हाथ से हाथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
शब्द जो है अलग अलग है, दो शब्द एक शब्द है, आवृत्ति दो बार हुई है। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो इस प्रकार का विग्रह बनता है, फटाफट, तुरंत, शीघ्र। आपने सुना कौन बहुत बार, अरे फटाफट, सटासट, धड़ाधड़। तो ये जो शब्द होते हैं ये आवृत्ति वाले पद होते हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कानो कान, तो कान और कान। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रातों रात हो, दिनों दिनों हो, हाथों हाथों, कानो कान हो, बारंबार हो, फटाफट हो, ठीक है। ये सारे जो शब्द है ये आवृत्ति पद है, ये पुनरुक्ति पद है, और ये जो सारे उदाहरण मैंने अभी आपको बताए थे ये अव्ययी पद के, यानी कि अव्ययी भाव समास के ही सारे उदाहरण ही है। ये संख्या मैंने बताया आपको 20 20 और 50 50, ठीक है। शब्द एक की आवृत्ति दो है, पल पल, द्वार द्वार, गली गली, घर घर, कुछ कुछ। इस प्रकार से जिस समास का प्रथम पद प्रमुख हो, अव्यय हो, दूसरा पद गौण हो, वो कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास। अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो, जैसा है वैसा यथावत रहे, ठीक है। बढ़े आगे। और आवृत्ति में दो शब्द एक साथ आ जाएंगे, दोनों को एक साथ उच्चारित करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे समास की, द्विगु समास। द्विगु समास। अब द्वि का मतलब दो होता है और गु का मतलब यहां गायों से लिया जाता है। द्विगु दो गायों का समूह, तो दो यानी संख्या, गाय यानी संज्ञा। एक नंबर है, दूसरा नाउन है। एक संज्ञा है, एक संख्या है। द्विगुण समास, द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो व दूसरा पद, ठीक है, विशेष, विशेष बोले तो संज्ञा। जिस समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह दूसरा पद विशेष हो यानी कि संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों द्विगु समास में क्या होता है, इसमें जो विशेषकर तो समूह और समाहार की चर्चा की जाती है। होता है ना, समूह, समाहार, संगम, ठीक है। तो द्विगु समास में शब्दों के बाद में समूह और समाहार शब्द का हम प्रयोग करते हैं। समूह और समाहार देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए द्विगु को ले लेते हैं हम। द्विगु दो गायों का, दो गायों का समूह। तो दो क्या है, संख्या है, गाय क्या है, संज्ञा है। तो ये संख्या हो गई, ये विशेष संज्ञा हो गई, और समूह और समाहार का बोध ये कराता है समास। दोपहर, दो पहरों का समूह, सुबह और शाम के मध्य का, बीच का, दो पहरों का समूह। दुपट्टा, दो पट, पट यानी वस्त्र, दो पट्टों का समाहार। अब जरूर नहीं है कि मैं समूह ही लगाऊं हर जगह, मेरी इच्छा हो तो समूह लगा सकता हूं, समाहार लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी, साथ में चलेगा। त्रिवेणी, तीन
वेणी, वेणी यानी नदियां, 3 वेणियों यानी नदियों, 3 वेणियों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। तो द्विगु समास में आपको संख्याएं देखने को मिलेगी। त्रिवेणी के बाद देखो त्रिफला, तीन फलों का समूह, यह समाहार। त्रिफला चूर्ण होता है एक, है ना, चौराहा, 4 राहों का समाहार। चार राहों का समाहार। चवन्नी, 4 आनों का समूह। तो चौराहा हो गया, चवन्नी हो गया, चौमासा, 4 मासों यानी महीनों, 4 महीनों का समूह। चरपाई, खटिया को बोलते हैं ना, 4 पाइयों का, चार पाइयों का समूह, समाहार। पंजाब, 5 आबू, आबू बोले तो नदियां, 5 नदियों का, आब मतलब जल भी होता है, आब मतलब नदी भी होता है। तो 5 आबों का समाहार, 5 नदियों का समाहार है, वहां पे संगम है, ठीक है, समूह है उनका। पंचवटी, पचमढ़ी, तो वट इन बरगद, तो 5 वटों का, वटो बोले तो बरगद, 5 वटों का समूह, 5 बरगदों का समूह। पचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह। दोस्तों पंचवटी और पचमढ़ी कहाँ है बताओ एक बार, कहाँ पे है ये जो पंचवटी है ये नासिक महाराष्ट्र में है। कहां पे है, नासिक महाराष्ट्र में। और पचमढ़ी जहां 5 पांडवों ने 5 झोपड़ियां बनाई थी, मड़ियां मतलब तो झोपड़ियां, यह है आपका नर्मदापुरम, जिसको पहले बोलते थे हम होशंगाबाद। ये नर्मदापुरम में है, होशंगाबाद जिसको बोलते थे, ठीक है, उसको होशंग शाह ने बसाया था, तो नर्मदापुरम। तो इस प्रकार से पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में और पचमढ़ी होशंगाबाद में। 5 के बाद 6 पे देखो, सड़ंग, 6 अंगों का समूह। जैसे एक नाम सुन रखा होगा ना आपने, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के 8 अंग होते हैं, वैसे सड़ंग में 6 अंग है, 6 अंगों का समूह। सप्ताह तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं। सप्ताह 7 दिनों का
समाहार। पाणिनि की एक पुस्तक है प्रसिद्ध अष्टाध्यायी, ठीक है, वो भी यही है। अठन्नी, जैसे चौवन्नी थी वैसे अठन्नी है, 8 आनों का समूह। अठन्नी। नवरात्र तो पता ही है आपको, बहुत प्रसिद्ध शब्द है। नवरंग, 9 रातों का समूह कहें, समाहार कहें। नवरंग, 9 रंगों का समूह। आपने एक प्रसिद्ध पुस्तक है बिहारी की, नाम सुन रखा होगा, सतसई, है ना। सतसैया के 2 हरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो सतसई ये बिहारी की पुस्तक है प्रसिद्ध। और बिहारी कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के थे, ठीक है, कहाँ के? ग्वालियर के। तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, तो 700 के कारण इसको सतसई कहा जाता है। 700 दोहों का समाहार। एक शब्द प्रसिद्ध है शताब्दी, ना, चलती है ना शताब्दी एक्सप्रेस। संधि विच्छेद करो, शताब्दी का क्या होगा? सत, सत यानी 100, अवधि, अवधि यानी वर्ष, तो 100 वर्षों का समाहार। 100 वर्षों का समाहार शताब्दी। आरएसएस मना रहा है ना अपना शताब्दी वर्ष। 1925 में स्थापना हुई, 2025 आ गया, तो शताब्दी वर्ष मना रहा हो। जबलपुर में उसका राष्ट्रीय प्रोग्राम भी है कल से। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है ये सब संख्या है। शताब्दी के बाद आपने और भी शब्द सुन रखा होगा, जैसे आज जो है, आज कार्तिक की शुक्ल सप्तमी है, शस्त्र बाहु का जन्मदिन है आज। शस्त्र बाहु 1000 भुजाओं का समूह। वैसे तो ये भगवान है, और भगवान जो होते हैं वो विशेषकर बहुब्री समास में चले जाते हैं। शस्त्र बाहु जो है 1000 भुजाओं का समूह भी बन सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों संख्या से संबंधित जो पद आते हैं वो आपके द्विगु समास में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संख्या वाले जो पद होते हैं सिर्फ द्विगु समास में आते हैं, वो द्वंद्व समास में भी आते हैं, बहुब्री समास में भी आते हैं। लेकिन चूंकि इसकी परिभाषा में ही कहा गया है कि जिसका प्रथम पद ही संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा संज्ञा होता है, यानी कि विशेष्य होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके द्विगु समास के कुछ उदाहरणों की हमने चर्चा की। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व समास में द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद क्या हो, प्रमुख हो, प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि द्वंद्व जो समास होते हैं दोस्तों, इसमें भी संख्यावाची पद आते हैं और इसकी तीन विशेषताएं होती है। कौन कौन सी देखो। एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व, संधि विच्छेद करो, भी कल ही संधि पढ़ाया आपको। इतर प्लस इतर अलग अलग। तो इतरेत्तर द्वंद्व समास में क्या होता है, हम और का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, और का। और जब इस और को हटाएंगे तो उसकी जगह पर योजक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा जो होता है वो होता है आपका समाहार द्वंद्व। ये समाहार द्वंद्व में क्या होता है दोस्तों, निरर्थक पद आते हैं अधिकांशतः समय। एक का अर्थ होता, दूसरे का अर्थ नहीं होता। और तीसरा जो है वो वैकल्पिक द्वंद्व होता है। हमारे पास में विकल्प है, आप चाय पिएंगे या कॉफी, ये विकल्प है हमारे पास। तो यहां पे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और यहां पे या का प्रयोग किया जाता है। तो ये इतरेत्तर द्वंद्व जो होता है ना, इसमें संख्या भी आ जाती है बहुत बार। 1 से 9 तक, 10 से 100 तक। 1 से 9, 10 से 100। अब जो मन में विचार आया वो आप संख्या बोल सकते हो, तो वो हमेशा द्वंद्व समास रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई साहब पुलिस को देखकर जो है ना चोर 9, 2 और 11 हो गए। तो 9 2 11, तो 9 और 2 और 11 तीन संख्या, तीन पद है। आपने बहुत बार सुन रखा होगा, अरे यार ज्यादा 3 5 मत कर। तो 3 और 5 दोनों ही क्या है, संख्या है। आपने शब्द सुन रखा होगा काफी प्रसिद्ध, लगे 440 वोट छूने से तेरे। तो 440, तो 400 इधर कर दो और योजक चिन्ह लगाओ, 40 इधर कर दो, 440। किसी ने कहा रे भाई एक नंबर का 420 गधा है, तो 400 इधर कर दिया और लगा दिया योजक चिन्ह और 20। 370 धारा हटी तो 300 और 70। तो संख्यावाची में, संख्यावाची पद में 1 से लेके 9 तक, 10 से लेके 100 तक की कोई सी भी संख्या मन जो आपका करे कर लेना। मान लीजिए कि आपका जन्म 1986 में हुआ, तो 1900 एक तरफ कर दीजिए, 86 86 एक तरफ कर दीजिए। अब आपसे पूछेगा 86 कौन सा समास है, सिर्फ 86, तो आप क्या करेंगे, 80 इधर कर देना, 6 इधर कर देना। इन सब में, इन सभी संख्याओं में और का प्रयोग होता है। अब संख्या ही नहीं आती 73 में, दो शब्द भी आते हैं, जैसे रात दिन, तो रात और दिन, भाई बहन, भाई और बहन, परिवार पूरा आ जाएगा इसी में 73 द्वंद्व में। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य तो गुरु और शिष्य, ठीक है। दाल रोटी, दाल और रोटी। तो यहां पे क्या शब्द भी आएंगे और संख्या भी आएगी। ये हुआ आपके इतरेत्तर द्वंद्व के उदाहरण। अभी उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक, 10 से लेके 100 तक की कोई सी भी संख्या आएगी तो इसमें आप तोड़कर उसका विग्रह कर सकते हैं। अब समाहार द्वंद्व में क्या होता है, हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं और इसमें निरर्थक पद आते हैं। जैसे बहुत बार हम बोलते हैं ना कि क्यों चाय वाय पियोगे क्या आप, तो हमने कहा चाय, और चाय का अर्थ था, वाय का कोई अर्थ नहीं, चाय वाय इत्यादि। हाँ यदि मैं बोलता क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी, तो यहां पे दो शब्द थे लेकिन हमारे पास में विकल्प था। आपको व्यापार में या तो लाभ होगा या हानि होगी, या तो आप में गुण अच्छा होगा या दोष होगा, ठीक है। जैसे आपने सुन रखा होगा ना, शुभ और लाभ। अभी दीपावली निकली है, अब यहां पे दोनों का शुभ भी है, अच्छा भी है, और लाभ ही लाभ है। तो यहां पे लाभ अच्छे से लिया जाता है और यहां पे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट से लिया जाता है, वहां पे अच्छा है, ठीक है। तो चाय कॉफी, लाभ हानि, गुण दोष, अमीर गरीब, या तो व्यक्ति अमीर होगा या गरीब होगा।
तो हमारे पास में ये क्या है, योजक चिन्ह को हटाएंगे तो या लगाएंगे। और निरर्थक पद में मैंने क्या बोला, चाहे का अर्थ है, वाई का कोई अर्थ नहीं है। पढ़ाई कैसी चल रही है, अरे पढ़ाई बढ़ाई, पढ़ाई बढ़ाई ठीक चल रही है भाई। तो पढ़ाई और बढ़ाई इत्यादि, वह शब्द का उच्चारण होगा, बढ़ाई नहीं होगा। नहीं तो बढ़ाई जो है लकड़ी का काम करने वाले को बोलते बढ़ाई, तो उसका अर्थ हो जाएगा बढ़ाई का नहीं है। जैसे आपने बहुत बार सुन रखा होगा, अरे झगड़ा वगड़ा हो रहा है यार, झगड़ा वगड़ा, तो झगड़े का अर्थ है, वगड़े का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। खाना वाना खा रहे हैं, खाने का अर्थ है, वाने का कोई अर्थ नहीं है। वा की जगह यदि बा हो जाता तो बाना, मालवा में बाना को बोलते जब दूल्हा हल्दी लगाने के बाद गांव में एक सर्कल लगाता है, घूमता है, तो उसको बोलते बाना, तो यहां कह रहे हैं वाना इत्यादि। तो इनमें इत्यादि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से देखें हम, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जिस समास में दोनों पद ही प्रमुख होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास की कितनी विशेषताएं हैं, तो यहां हमने देखी तीन, इतरेत्तर अलग अलग एक, समाहार दो, वैकल्पिक तीन है। ठीक, इस प्रकार से ये द्वंद्व समास आपका हुआ। बात करते हैं चौथे समास की। चौथा जो समास है दोस्तों, वो है कर्मधारय समास। जिस समास का प्रथम पद उपमान हो, उपमान बोले तो विशेषण, जिस समास का प्रथम पद उपमान व दूसरा पद उपमेय हो, उपमेय बोले तो विशेष, और विशेष अभी मैंने बताया, विशेष बोले तो संज्ञा। तो जिस समास का प्रथम पद उपमान व दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास की जो पहचान होती है ना दोस्तों, वो होती है रूपी के समान है जो, क्या होती है पहचान, रूपी के समान है जो। ठीक है। अब इसमें जो उदाहरण है वो देखें। इसमें क्या होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे महात्मा। अब महात्मा एक शब्द है, महान है जो आत्मा। तो आत्मा का गुण क्या है, कि वो महान है। तो महान जो है वो गुण है, गुण बोले तो विशेषण, गुण बोले तो उपमान, और आत्मा क्या है, विशेष। ठीक है। मैंने कहा आपसे खुशबू, खुश, खुश यानी अच्छी,
अच्छी है जो बू, बू यानी गंध, जो गंध अच्छी है वो खुशबू है, वो जो बुरी है वो बदबू है। तो बद यानी बुरी, बदबू भी यहीं पे जाएगा, जैसे बदबू, बद यानी बुरी, तो बुरी है जो बू, जो गंध। तो है जो ये पहचान है, ये महान, खुश, बद, वो अच्छा हो कि बुरा हो व्यक्ति, वो तो उसका गुण है, विशेषण है, उपमान है। ठीक है, फिर देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा सत सदगति, मुंशी प्रेमचंद जी की काफी प्रसिद्ध कहानी सदगति। तो सत्य यानी सच्ची, सच्ची यानी अच्छी, तो सत है जो गति, गति यानी मुक्ति, तो जिसकी मुक्ति अच्छे से हो गई उसे बोला जाता है सदगति। मैंने कहा आपसे काली मिर्च, मैं आपसे काली मिर्च कहूं कि मैं लाल मिर्च कहूं कि मैं हरी मिर्च कहूं, मिर्च तो मिर्च है। तो यहां लाल, काली और हरी ये गुण है, और मिर्च क्या है, संज्ञा है, विशेष है। तो काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, और हरी है जो मिर्च। तो मिर्च क्या है, विशेष है, उपमेय है, और लाल, काली, हरी उसका गुण है। ठीक है, और भी देखिए, जैसे रूपी के समान, अब मान लेते हैं कि मैंने बोला आपसे चरण कमल, तो कमल का गुण कैसा है, कमल का गुण है कि वो बड़ा कोमल होता है। तो कोमल यदि होता तो फिर चरण भी कोमल होते हैं, बच्चे के देख लीजिए आप, हाथ पे लिए अपनी फिर पता चलेगा। तो कमल के समान, कमल के समान चरण कमल, यहां पे उपमान है, चरण उपमेय है। लेकिन यदि यहीं पे चरण कमल की जगह में बोल देता नील कमल, नीलाकाश, नील गाय, तो नील कमल हो के नीलाकाश हो के नील गाय हो, यहां पे कमल का गुण है नीला है, कि नीला है जो कमल। ऐसा कमल यहां पे क्या था, उपमान था, लेकिन यहां पे कमल क्या हो गया, उपमेय हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो स्वयं की, स्वयं के गुण से बात कर रहा है। तो कमल यहां उपमेय हो जाएगा, और कमल का गुण क्या है कि वो नीला है। नीलाकाश, नीला है जो आकाश, नील गाय, नीली है जो गाय। जैसे देहलता, लता के समान, लता मुलायम होती है, लता के समान देह, देह यानी शरीर, शरीर भी बड़ा कोमल होता है। क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध, तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि पहचान से भी आप उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन जब विग्रह करेगा समास का तो आप लगा सकते हैं। यदि वो समस्त पद देगा तो फिर आपको समास विग्रह भी याद होना चाहिए, और कौन से समास में उदाहरण जाएगा ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर,
तू चाहे तो मेरे प्राण ले ले, याद है? परमेश्वर परम, परम यानी श्रेष्ठ, परम है जो ईश्वर, श्रेष्ठ यानी महान, तो परम है जो ईश्वर परमेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कर्मधारय समास में पहला पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है, पहचान है रूपी के समान है जो। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों ही पद कम महत्वपूर्ण होते हैं, गौण होते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद गौण हो, गौण बोले तो कम महत्वपूर्ण, जिस समास के दोनों पद क्या हो, गौण हो, वह तीसरा पद, वह तीसरा पद क्या हो, प्रमुख हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद क्या होंगे, गौण होंगे, कम महत्वपूर्ण होंगे, तो तीसरा पद क्या होगा, प्रमुख होगा, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास की जो पहचान होती है ना, वो ये होती है, जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली, ये पहचान है, जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, वाली। और जितने भी देवी देवता है, विशेषकर तो देवी देवता इसमें आते हैं, थर्ड पर्सन, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम एक से स्टार्ट करें, क्योंकि हमने 3 जगह पर संख्या देखी। द्विगु समास में भी संख्या होती है, द्वंद्व समास के इतरेत्तर द्वंद्व में भी संख्या होती है, बहुव्रीहि समास में भी संख्यावाची पद आते हैं, लेकिन चूंकि दोनों पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, प्रमुख होता है, इसलिए बहुव्रीहि में चला जाता है। जैसे एक से स्टार्ट करता हूं, जैसे एक दंत, एक है दंत जिसका, एक संख्या है, दंत संज्ञा है, लेकिन फिर भी दोनों पद गौण हो गए, भगवान गणेश जी प्रमुख हो गए। एक है दंत जिस, गणेश जी को बोलते हैं, तो एक और दंत, दो पद है, दोनों ही गौण है, भगवान गणेश जी रूढ़ शब्द हो गए। अब एक दंत जब भी बोलोगे गणेश जी का ही नाम आएगा। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, अब 4 भुजाओं का एक कोण भी होता है, लेकिन चतुर्भुज भुजाएं 4 है, भुजाएं कोण की भी होती है। यहां भगवान विष्णु को चतुर्भुज बोलते हैं, तो भगवान विष्णु के कारण ये शब्द रूढ़ हो गया। 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, किसकी, भगवान विष्णु जी। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख, पंचमुखी हनुमान भी है,
और पंचमुख भगवान ब्रह्मा के भी है, ब्रह्मा जी के। षडानन, क्या? षडानन, सट प्लस आनंद, सट यानी 6, सट यानी 6 है आनंद जिसके। अब आनंद का मतलब हमने मुख यहाँ ले लिया, तो आनंद का मतलब सिर भी आप ले सकते हो। 6 आनंद जिसके, तो मुख कहूं कि सिर कहूं, ये भगवान कार्तिकेय के हैं। भगवान कार्तिकेय के 6 सिर है ना। अष्टानन, दशानन, 12 सिंगा, ये सब संख्या और संज्ञा है, लेकिन फिर भी बहुब्री समास के उदाहरण। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन इसमें उत्तर प्रमुख होते हैं। तो अष्टानन 8 है आनंद जिसके। अब आनंद का अर्थ तो पता ही है आपको, मुख कहें सिर कहें। अष्टानंद किसको कहते हैं? भगवान शंकर को कहते हैं, याद रखना है ना। पशुपतिनाथ मंदसौर वाले, मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर में, ठीक है, भगवान शंकर की धातु की अष्टमुखी लगभग 6 साढ़े 6 फीट की मूर्ति है। दशानन को तो सभी जानते हैं, 10 है आनंद जिसके। रा और वण, रावण। 12 सिंगा ऐसे लिख देते हैं, 12 है सिंह जिसके। 12 सिंगा हिरण की एक प्रजाति है विशेष ना, हिरण की प्रजाति है, क्या ब्रेडरी प्रजाति का हिरण, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने प्रमुख उदाहरणों की चर्चा की। कल हम क्या करेंगे कि कल बहुब्री समास के उदाहरणों के साथ ही बहुब्री के प्रमुख उदाहरण, साथ ही कर्मधारय और बहुब्री में अंतर, और तत्पुरुष के 6 प्रकार, उनकी चर्चा करते हुए इस समास को कल हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कल हम जो शुरुआत करने वाले हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद, या तो कल मान लीजिए या परसों मान लीजिए, हम पढ़ने वाले हैं छंद। क्या पढ़ने वाले हैं? छंद। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि मोटे तौर पर जो गद्यांश में जो प्रश्न बनेंगे वो संधि और समास से बनेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हम बाद में लेंगे, थोड़े से उपसर्ग प्रति, फिर हम रच छंद अलंकार की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रमुख की हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा सभी, कल इसी समय पर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।